कमाल का सवाल लेकर एक बार मैं फिर हाजिर हूं साथियों, एक ऐसी शख्सियत के साथ जो जमीन की मिट्टी की खुशबू भी पहचानते हैं और देश की दिल्ली की राजनीति के गलियारों को भी पहचानते हैं, जो एक भारतीय किसान यूनियन लोकहित के फाउंडर हैं और आप लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो साथियों, आज ये सवाल किसी गांव के नहीं, किसी ग्राम पंचायत के नहीं, बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के, पूरी यूपी की जनता के सवाल होंगे। और आज मेरे मेहमान जो शख्सियत हॉट सीट पर कमाल का सवाल में हैं, वो श्री हरीश हुण जी हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और आभार आपका, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने जो अपना प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आभार, और मुझे अपने यहाँ बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, मकसद दरअसल ये है, ये कुछ चीज़ें तो आदमी किताबों में पढ़ता है और कुछ चीज़ें उसे देखकर सीखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े स्टूडियोज़ में सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो अपने मन की और दिल की बात करते हैं, लेकिन गांव की जो ग्रामीण ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, जो आदमी अपने प्रतिनिधि को वोट देने के बाद में उसे फिर ये पता नहीं चलता मेरा प्रतिनिधि कौन था, वो दोबारा उसे नहीं मिल पाता है, उसी को देखते हुए, क्योंकि आपको जो प्यार मिल रहा है समाज से मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना मैं अपनी जनता को, अमरोहा लोकसभा की जनता को, आपकी खामियां, आपकी अच्छाइयां दोनों बताऊं। क्या आपके अंदर में? तो आप एक किसान नेता भी हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, एक किसान नेता का काम है कि वो एक किसान की जब उसकी परेशानी को देखता है तो वो उसका पक्ष सरकार के सामने रखता है, लेकिन एक प्रवक्ता का काम है कि वो स्टूडियोज़ में जाकर अपनी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से और वो अपनी पार्टी के हर मुद्दे को सही ठहराता है। तो ऐसे दोहरे उसमें आप कैसा महसूस करते हैं? जब आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ जाए तो आप कैसा महसूस करते हैं, थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छी आपने शुरुआत की कि लोग आज स्टूडियो में जाकर मन की बात करते हैं। बस हमारा यही एक प्रयास है कि हम जन की बात करें, हम मन की बात ना करके जन की बात करें, और हम उस वर्ग की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उस किसान की आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो आज़ादी से आज तक शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, उपेक्षित रहा है, उसको मुख्य धारा में लाया ही नहीं गया। यहाँ तक कि किसान का बच्चा जब स्कूल में क्लासरूम में जाता है और अपना परिचय देता है, और जब वो बोलता है ना, माय फादर इज़ अ फार्मर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हताशा, उदासीनता और निराशा पैदा होती है और उसे सेल्फ रिजेक्शन में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन आज देश में 2021 के किसान आंदोलन के बाद किसान बड़े गर्व से कहता है, किसान के बच्चे बड़े गर्व से कहते हैं कि हम किसान हैं। हमारी समस्या प्रकृति से लड़ना भी है, लेकिन हमारी समस्या अपने हकों के लिए हुकूमत से लड़ना भी है, क्योंकि हुकूमत हमारे हक पर डाका डालती है। किसान फसल उगाता है, लेकिन उसको उसकी फसल के दाम तय करने का भी हक नहीं है। आपने अभी एक बीच में एक बात कही कि जब किसान का बेटा स्कूल में जाता है और कहता है माय फादर इज़ फार्मर, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, आप ये कहना चाहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, अगले 10 सालों में आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप एक किसान नेता हैं, आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है आपके पार्टी के पास में, अगर आपकी अलायंस की सरकार आती है और आपको एक मौका मिले, तो जो किसान का बेटा आज कृषि से दूर भाग रहा है, इसे घाटे का सौदा समझ रहा है, तो आप उसे कैसे कहेंगे एग्रीकल्चर बिजनेस, उसे कैसे उसकी तरफ मुतासिर करेंगे? खेती घाटे का सौदा बनाया गया है नहीं, समझ रहे हैं आप? समझिए, जो किसान आवश्यक वस्तु पैदा करता है, हम एसेंशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है कोई आदमी कैमरा बनाता हो, कोई कंपनी, बिना कैमरे के आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन बिना अन्न के आदमी जीवित नहीं रह सकता। किसान अनाज पैदा करता है। और गांधी का देश जो गांव में बसता है, जो देहात में बसता है, और देहात में कौन है? किसान। इस देश को विकसित करने का रोड मैप, इस देश को समृद्ध करने का रोड मैप सिर्फ एक है, इस देश को, किसान को समृद्ध करिए, किसान को विकसित करिए, ये देश अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। जब तक इस देश का किसान सड़कों पे रुलता रहेगा, जब तक इस देश का किसान कर्ज के बोझ में दबा रहेगा, जब तक इस देश के किसान को हुकूमतें
बराबर का हक नहीं देंगी, बराबर का सम्मान नहीं देंगी, मुख्य धारा में नहीं लेकर आएंगी, ये देश डेवलप्ड नहीं हो सकता, चाहे 2047 का कोई सपना देख ले या 57 का देख ले। सर, मेरे पास 2 लाइनें हैं अल्लामा इकबाल साहब की। अल्लामा इकबाल साहब ने किसानों के लिए, एक मज़दूर के लिए, एक देहात के लिए एक शेर लिखा था। आपने कहा है, जिस खेत को दैका से मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर गो से गंदुम को जला दो। ये आपका दर्द, आपकी पीड़ा, इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल है। अगर आपकी पार्टी कल सत्ता में आ जाए और आप देश के कृषि मंत्री बना दिए जाएं और आपकी सरकार की नीतियां किसानों के हितों के खिलाफ हों, तो आप एक स्टूडियो में जाकर पार्टी का पक्ष रखेंगे या इस्तीफा देना पसंद करेंगे? नहीं, पार्टी का पक्ष तो छोड़ दीजिए और स्टूडियो में जाकर भी जाना छोड़ दीजिए। मैं अपने किसानों के बीच जाकर मेंढ पे बैठूंगा। आप पार्टी को नहीं देखेंगे? नहीं, आप समझ, पार्टी या कोई भी संस्था या कोई भी संगठन लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड करने के लिए बनाया जाता है, बर्बाद करने के लिए नहीं। जब जिस दिन मेरा ही कोई अंग मेरे शरीर को गलाने लगे, सड़ाने लगे, तो उसको काट देना चाहिए। उसको काट देना चाहिए। जिस रोज आपको लगेगा कि पार्टी के नीतियां किसानों के भले में नहीं है, तो आप पार्टी नहीं देखेंगे। इस देश में, इस दुनिया में जो भी किसान का हक छीनेगा, चाहे मेरा परिवार का सदस्य हो, मेरे दल का सदस्य हो या मेरे देश का सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके सामने आंखों में आंख डालकर सवाल पूछेंगे और हक छीनने नहीं देंगे। आपके परिवार से, आपकी फैमिली से, आपका बेटा, आपका भाई, कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा किसान बनूं और खेती करूं और खेती को अपना बिजनेस बनाऊं? आज तो मुल्क के हालात ये हैं, मेरे परिवार को तो छोड़ दीजिए, कोई पिता अपनी बेटी का हाथ किसी किसान के हाथ में नहीं देता। फिर कैसे उस नौजवान को वापस लाओ? हाँ, वही बता रहे हैं। जब किसी भी नौजवान को या किसी भी देश को दिशा देनी होती है, क्योंकि युवा तो शहर भाग रहा है ना सर, खेती में छोड़। लेकिन आप याद रखिए, जो रास्ता गांव से शहर जाता है वही रास्ता शहर से गांव भी जाता है। अब किसी भी नौजवान को, किसी भी देश को, किसी भी देश के वर्ग को जब दिशा देनी होती है, तो वो दिशा नीतियों से दी जाती है, और नीतियां कलम की ताकत और वोट की ताकत से लोकतंत्र में बनाने का हक मिलता है। हम उसी हक को पाने के लिए अपने वर्ग के लिए, अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए जब कलम की ताकत से उसको हक देंगे, उसको अधिकार देंगे, तो निश्चित रूप से वो उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ उसको जीवन बेहतरी की दिशा मिलेगी। आप 2 नावों में सवार क्यों हैं? 2 नाव कौन सी? आप किसान नेता हैं, हाँ, दूसरी तरफ आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर काम क्यों नहीं कर रहे? उसके बारे में मैं बता दूं, लोकतंत्र में राजा भी राजनेता है और राजा बनाने वाली जनता भी राजनेता है। लोकतंत्र में हर नागरिक, हर वोटर राजनेता है, क्योंकि जो राजा बना रहा है आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो राजनीतिक नहीं है। उसको इतनी समझ है कि मुझको किसको राजा बनाना है, किसको हक देने हैं अपना मुस्तकबिल लिखने के लिए। तो लोकतंत्र में राजा बनाने वाला भी और राजा भी, इस देश में हर वो नागरिक राजनीति करता है जो वोटर है। अब बस 2 बातें, बैड पॉलिटिक्स और गुड पॉलिटिक्स। बैड पॉलिटिक्स क्या है कि जब किसी का हक छिन रहा हो, जब किसी के अधिकार लूटे जा रहे हो, तब मैं चुप रह जाऊं। और गुड पॉलिटिक्स क्या है कि जब देश या किसी व्यक्ति के हक छीने जा रहे हो, तब मैं बुलंद आवाज बन के सामने खड़ा रहूं। क्षेत्र में मुझे ऐसा कुछ क्यों लगता है कि नौजवान आपसे क्यों जुड़ रहे हैं? क्या लालच दे रहे हैं आप उनको? क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे पास तो नौजवानों को देने के लिए अपना फ़ोन नंबर है कि इस नंबर पे दिन हो या रात आप किसी भी समय मुझे फ़ोन करना, मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उपलब्ध रहूँगा। बस ये चीज़ मैं नौजवानों को दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ और देने के लिए नहीं। वो शेर है अहमद फराज साहब का, तुम्हारी आंखें बताती हैं, तुम्हारी आंखें बताती हैं तुम्हें हमसे मोहब्बत है, तुम्हारी आंखें बताती हैं तुम्हें हमसे मोहब्बत है, मगर दिल की तसल्ली को ज़रा इजहार हो जाए।
तो ये इजहार करना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा। चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक आपको वोट की ताकत से ये हक नहीं मिलेगा, देखिए आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से आपका जीवन दो दिशा में जाता है, एक बेहतर होता है, एक बदतर होता है। जीवन कभी ठहरता नहीं है। यदि आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आपको कलम की ताकत लेनी पड़ेगी। हाँ, आंदोलन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, सड़कों को गुलजार करने के माध्यम से आप अपने जीवन को बदतर होने से बचा सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते। अभी आपने आंदोलन का जिक्र किया, क्या ऐसा नहीं है जब किसान यूनियन अराजनीतिक दल होते हैं, तो जब कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन को जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव हराने के लिए एक नया रूप ले लेता है किसान यूनियन, और उसके झंडे और उसके कार्यकर्ता उस दल को चुनाव हराने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तो जो सबसे पीछे वाली पंक्ति में खड़ा हुआ किसान है, जो मजदूर किसान, छोटे तबके का किसान है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी जो मूलभूत चीज़ें हैं जो उसे चाहिए, उनके सारे मुद्दे धूमिल हो जाते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता? ऐसा नहीं है। चुनाव हराया जाए या जिताया जाए, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, किसान यूनियन अराजनीतिक नहीं है। मैं कह रहा हूं जो वोटर है वो राजनीतिक है, वो ठीक है, कोई लिख ले अपने आप नाम के आगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पूर्ण रूप से राजनीतिक हूं, क्योंकि बिना कलम के, जो मैं अभी कह रहा हूं, बिना कलम के, बिना वोट की ताकत के हम लोगों के जीवन को बेहतर कर ही नहीं सकते। आप समझिए, जब बात आती है कि हमें लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड करना है, मैं कितने बच्चों की फीस जमा कर सकता हूं? 1, 2, 3, 4। लेकिन यदि मैं नीति बनाने वाले लोगों में शामिल हो जाऊं और मैं नीति बना दूं कि इस देश में समान शिक्षा, समान अवसर सभी के लिए आज से लागू होता है, तो मैं कितने बच्चों के जीवन में बेहतर कर पाऊंगा? आज के दौर में किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, और इसमें आपकी निजी राय क्या है? अगर आपको कोई मौका मिले या अमरोहा लोकसभा या गढ़ विधानसभा आपको मौका दे, तो आप क्या सुधार करना चाहोगे? देखिए, किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मात्र उसको उसकी फसलों का उचित दाम मिल जाए। वो तो मिल रहा है साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको ज्ञानवर्धन भी कर दूँ कि इस देश में किसान फसल उगाता है और एयर कंडीशन में बैठे लोग किसान की फसल का दाम तय करते हैं। जिस देश में सुई से जहाज बनाने वाला व्यक्ति अपने उत्पाद की कीमत तय करता है, लेकिन आवश्यक वस्तु पैदा करने वाला किसान सरकारों की तरफ टकटकी लगाकर देखता है और एडी उठा उठा कर देखता है कि हुकूमत मेरी फसल का क्या दाम तय करेगी, और जो हुकूमत दाम तय भी करती है उस दाम पर खरीदा नहीं जाता। अभी देखिए मध्य प्रदेश में कितना बड़ा आंदोलन हुआ 3 दिन पहले मूंग की दाल के खरीद के लिए। मतलब सरकार ने दाम तय किया, हम कह रहे हैं कि सरकार जो दाम आपने तय किया एटलीस्ट उस दाम पर तो हमारी फसल बिक जाए, क्योंकि बहुत साधारण है। जैसे सर देश में मिनिमम वेजेस हैं, एक कानून है मजदूर के लिए कि मिनिमम वेजेस से कम यदि कोई भी पे करेगा तो जेल हो सकती है। वो ठीक है कि वो लागू होता है नहीं होता है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो हमारी तो फसल का दाम जो सरकार तय कर रही है हमें वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप इतिहास में जाइए, 40 साल के आंकड़े उठा लीजिए। 40 साल में, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना आप मेरे दोस्त, मैं बात करता हूँ नमक की, क्योंकि आटा किसान के घर पैदा होता है और नमक उद्योगपति के उद्योग से पैदा होता है। उद्योग से जो नमक पैदा हुआ उसकी महंगाई पिछले 40 साल में कितनी बढ़ी, और किसान के घर जो गेहूं पैदा हुआ, आटा नहीं, फिर ध्यान से सुनना, आटा नहीं गेहूं, क्योंकि हम लोग गेहूं पैदा करते हैं, आटा बाबा रामदेव पैदा करता है। हम लोग धान पैदा करते हैं, चावल राजधानी पैदा करता है। हम जो चीज़ें पैदा कर रहे हैं, हम कच्चा माल पैदा कर रहे हैं। हमारे गेहूं की कीमत पिछले साल में 40 वर्ष में इतनी नहीं बढ़ी जितनी नमक की बढ़ गई। यदि हमारी कीमत भी इसी तरह से बढ़ जाए जैसे इस देश में, मैं सोने की फिर बात नहीं कर रहा हूं, मैं चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नमक
और गेहूं की बात कर रहा हूं जिसका चोली और दामन का साथ है। लेकिन उद्योगपति के यहां से आने वाली चीज 100 गुना बढ़ी और किसान के खेत से आने वाली चीज 10 गुना भी नहीं बढ़ी। इतनी कम उम्र में, बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ आपकी एज नहीं रही होगी, आप इतनी तेज़ी से किसानों के बीच जा रहे हैं, बात रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। कितना एक्सपीरियंस है आपको, कितने टाइम से आप अनुभव आदमी के पास जो होता है ना, वो अपना ही नहीं होता। अपना तो होता है लेकिन सिर्फ अपना ही नहीं होता, उसके बड़ों का अनुभव फिल्टर होकर उसके पास आता है। उसके माता पिता का, उसके दादा दादी का, उसके समाज का, उसकी संगत का, उसके दोस्तों का, उसकी जो तरबियत हुई है उसका, उसकी जो परवरिश हुई है उससे। तो मेरे पास जो भी कुछ चीज़ें हैं, और मैं मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। वो कहते हैं ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, सारा आसमान बाकी है। अभी तो बहुत कुछ समाज को, अपने किसान वर्ग को, अपने मज़दूर वर्ग को देना है, उनके जीवन में जोड़ना है। लेकिन जो मेरे पास है वो सारा मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे दादा दादी, मेरे समाज से आया है। क्योंकि आज जो लोग संसद में बैठ के किसान की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसान की समस्याएं किताबों में पढ़ी हैं और हमने उन समस्याओं में अपना जीवन जिया है। हमने देखा है कि जब अपने माता पिता को खेत से फसल ले जाते हैं तो व्यापारी फसल को ज़मीन पे, पहले ज़मीन पे ले जाइए। आपको मैं बता दूं, हम जब धान बेचने जाते हैं तो हम अपनी ट्रॉली में लेके जाते हैं, पैक करके लेके जाते हैं अपनी ट्रॉली में। लेकिन व्यापारी कहता है कि पहले नीचे उतारिए, और किसान को लाचारी में ज़मीन पे उतारनी पड़ती है। और ज़मीन पे उतारने के बाद अब किसान दोबारा तो लोडिंग नहीं कर सकता। हमारा तो यहाँ तक शोषण होता है। हल चलाने वाले के हाथ में अगर जब देश की नीतियाँ बनाने का मौका मिले, तब ऐसे नेता पैदा होते हैं जैसे नेता आज हमारे सामने बैठे हैं कमाल का सवाल में। साथियों, मैं जहाँ तक परिचित हूँ और मैंने जहाँ तक मेरा अपना वो है, मैंने देखा है, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप कौन से आंदोलन से, किसान आंदोलन से? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, आप मुतासिर हुए, आपको लगा कि नहीं मुझे किसानों की सेवा करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए? नहीं, पहले मैं बता दूं कि मैं किसानों की नहीं, किसान मेरा परिवार है। मैं तो अपने परिवार के हक के लिए खड़ा हुआ। यानी कि जितना किसान हो आपका परिवार? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और किसान के घर जन्मा, किसान के घर पला बड़ा। मैं तो खुद मिट्टी से निकल के आया हूँ। तो जो ये आप जो पूछ रहे हैं, जो मेरा सामाजिक और राजनीतिक मेरा बर्थ है, तो जो गर्भगृह है वो ये 21 का किसान आंदोलन है, जो 3 काले कानून के विरोध में पूरे देश का किसान एकजुट हुआ। हम भी उसमें शामिल हुए। उससे पहले मैं एजुकेशनिस्ट था। और अभी आप कुछ कह रहे थे कि जब इस तरह के लोग, तो हमारे एक बड़े किसान नेता इस देश में हुए हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी। उन्होंने कहा है कि जब तक गरीब मजदूर किसान के बच्चे उस पंचायत में शामिल नहीं होंगे जहाँ देश की नीतियाँ बनाई जाती हैं, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे इसी के बीच में। आपने कहा कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, मैं किसानों की पीड़ा को भली भांति जानता हूँ, भली भांति समझता हूँ। तो ये सेवा तो आप लोकदल में रह के भी कर सकते थे, आपने फिर भी इसी प्लेटफार्म पे आने का। हाँ देखिए, अभी आपने कहा ना, इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, वियरर नोज बेटर वेयर द शू पिंचेस, जिस तन लागे वो तन जाने। तो हम किसान हैं और अपना दर्द जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सेवा नहीं, हम अपने हक मांग रहे हैं। हमें जिसके हक नहीं मिले वो सेवा क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? हम इस देश के किसान हैं जो इस देश में मुख्य धारा में आने के लिए अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुख्य धारा, मैंने कहा